नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज भोपालगढ़ की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम व्याख्याता लेवल से लेकर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सरल से सरल लेवल और कठिन से कठिन स्तर के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रपति में क्या होता है कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और अनुच्छेद से संबंधित पूछे जाते हैं। उनमें सीक्वेंस में अपन चूक जाते हैं कि ये वाला किस में होगा, ये कौन से अनुच्छेद में है। इसलिए मैंने एक ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारे अनुच्छेद बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक ही ट्रिक्स आप याद रख लेते हैं तो लगभग 61 तक के अनुच्छेद आपके पूर्ण हो जाते हैं। इसमें ट्रिक्स है आपकी राष्ट्रपति की कानूनी रीति में पप्पू पात्र की शर्तें समा की जाती है। अब इस ट्रिक से सारे के सारे अनुच्छेद 52 से लेकर राष्ट्रपति के पद से लेकर महाअभियोग जो अनुच्छेद 61 में है वहाँ तक सारे अनुच्छेद इसमें क्रमशः आ जाते हैं। अब किसी भी लेवल में ये प्रश्न अगर मैचिंग में पूछा जाए, मैचिंग में तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। केवल एक ट्रिक्स याद रखने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले राष्ट्रपति लिखा हुआ है तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दे रखा है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद। अभी मैं केवल इस ट्रिक्स को बता रहा हूँ, फिर एक एक अनुच्छेद के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट ग्रेड और एचएम के लेवल तक की में भी जो प्रश्न आए हुए हैं उनको भी अपन शामिल करेंगे और कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बार पूछे गए वो भी सब अलग अलग विस्तार से क्लियर करेंगे। ठीक है। और मेन उद्देश्य इस टॉपिक को बनाने का व्याख्याता लेवल का जो आगे परीक्षा है उसके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो फिर अपन वापस शुरू करते हैं। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। फिर है राष्ट्रपति की, इसको छोड़ दो। का मतलब अनुच्छेद 53 में ले लो। का मतलब संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की जो भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। फिर अपन बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। 54 में लिखा हुआ नी का अर्थ है निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेने वाले व्यक्ति है या मंडल निर्वाचन मंडल है, निर्वाचक मंडल, तो फिर वो इसमें शामिल होता है। तो निर्वाचन मंडल या निर्वाचक मंडल कह दो आप इसको, निर्वाचक मंडल या निर्वाचन मंडल। फिर अनुच्छेद 55 में है रीति का अर्थ है राष्ट्रपति के निर्वाचन की चुनाव की रीति या पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन की रीति या पद्धति कह सकते हैं अपन, यानी किस प्रकार से होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो ये पद्धति अपनाई जाती है जो अनुच्छेद 55 में दे रखी है। फिर है तो उस अगले वाला का अर्थ है अनुच्छेद 56 में पदावधि। से शुरू होता है तो पदावधि कह सकते हैं। पदावधि को अपन कार्यकाल भी कह सकते हैं। तो शब्द केवल पहले याद रखना, जिससे क्या कि अपने ट्रिक्स सही तरीके से सेट हो जाए। पदावधि या कार्यकाल अनुच्छेद 56 में दे रखा है। फिर अनुच्छेद 57 है। अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ का अर्थ पुनः निर्वाचन की शर्तें। राष्ट्रपति पद हेतु पुनः निर्वाचन की शर्तें। पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति भारत में कितनी बार भी वापस निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका में केवल राष्ट्रपति 2 बार ही निर्वाचित हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक राष्ट्रपति जो पहले बना हुआ वो कितनी बार भी आगे राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। फिर है अनुच्छेद 58 में अपने दे रखा है पात्र का अर्थ हो गया पात्रता। अब पात्रता में अपन कहते हैं पात्रता कह दो या योग्यता कह दो, एक ही बात है, पात्रता या योग्यता। अनुच्छेद 58 में होगी अपने राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता या योग्यता। फिर अगला लिखा हुआ समा, मैंने ऐसे नहीं लिखे इस का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है मतलब शपथ। तो अनुच्छेद 60 में बीच में बच गए एक अनुच्छेद 59 में लिखी हुई है शर्तें, यानी राष्ट्रपति निर्वाचन की
शर्तें, राष्ट्रपति पद की जो भी शर्तें हैं वो अनुच्छेद 59 में शामिल की जाती है। फिर अगला शब्द है स, वो है अनुच्छेद 60 में। इसका अर्थ है शपथ, यानी राष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 60 में। फिर अगला अनुच्छेद बचता है 61, मां का अर्थ है महाअभियोग संबंधी प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ जब महाअभियोग लाया जाता है तो वो अनुच्छेद 60 के तहत लाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत, सॉरी, महाअभियोग प्रक्रिया। तो इससे सारे अनुच्छेद एक ट्रिक से अपने एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, यानी अनुच्छेद ट्रिक्स है अपनी राष्ट्रपति की कानूनी रीति में पप्पू पात्र की शर्तें समा की जाती है। अनुच्छेद 52 में हो गया राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में हो गया कार्यपालिका संबंध, संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 हो गया, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 55 में हो गया राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति रीति कह दो आप। फिर अनुच्छेद 56 में पदावधि या कार्यकाल। फिर अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन की शर्तें। बाद में अनुच्छेद 58 पात्रता या योग्यता। फिर अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद की शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाअभियोग प्रक्रिया अपनाई जाती है उसका उल्लेख दे रखा है। तो इस तरीके से सारे अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण है वो एक ट्रिक से आपके पूरे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम इस एक एक पॉइंट को, एक एक अनुच्छेद को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जो आने वाले व्याख्याता एग्जाम के लिए अपने फायदेमंद होगा विस्तृत, क्योंकि व्याख्याता में कठिन स्तर के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो वापस शुरू करते हैं एक बार। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दे रखा है, तो राष्ट्रपति का पद भारत देश की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। फिर भारत का राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख होता है, वो संविधान का संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, जबकि उसको औपचारिक प्रधान भी कहते हैं, क्योंकि उसके पास नाम मात्र की शक्तियाँ रहती है। वो केवल औपचारिक प्रधान होता है, क्योंकि वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद करती है, इसलिए इसको औपचारिक प्रधान कहते हैं। फिर भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी तीनों सेनाएं शामिल रूप से होती है तो उनका सर्वोच्च सेनापति, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। फिर भारत का राष्ट्रपति का पद, भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, वो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जाती है, क्योंकि जिस प्रकार भारत का राष्ट्रपति का पद संवैधानिक प्रमुख है, उसी प्रकार ब्रिटेन के सम्राट की भी शक्तियाँ तुलनात्मक रूप से नाम मात्र की है, इसलिए उसकी तुलना ब्रिटेन के सम्राट से राष्ट्रपति की तुलना की जाती है। अनुच्छेद 53 में अपने कार्यपालिका की संबंधी शक्ति दी गई है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि संघ की जो भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका में, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल दे रखा है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति या सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और उनमें से इन लाइनों में से कुछ अलग देकर प्रश्न को पूछा जाता है। अभी हाल ही में सेकंड ग्रेड 2018 में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था और इन तीनों के आधार पर ही उस प्रश्न का उत्तर आसानी से परीक्षार्थी दे सकते थे। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है, इनके अलावा दूसरा कोई भी होगा तो वो गलत होगा। तो आप देखो, इसमें सबसे पहले निर्वाचन मंडल में, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अब यहाँ पर निर्वाचित शब्द दे रखा है, इसका मतलब है कि मनोनीत सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेंगे। अगर मनोनीत सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं तो कुल संसद के 776 सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि 543 सदस्य तो लोकसभा से भाग लेंगे और
33 सदस्य राज्यसभा से भाग लेंगे। तो कुल मिलाकर 776 संसद के सदस्य भाग लेते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में 776 सांसद भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न को भी पूछा गया है एग्जामों में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, या राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के कुल कितने सांसद भाग लेते हैं। तो 776 आ जाएगा। फिर दूसरा है समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जिस जिस राज्य में विधानसभा स्थित है उन सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही शामिल होंगे, और इनकी संख्या है विभिन्न राज्यों में मिलाकर 4120। फिर तीसरा आता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तीन ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, मतदान करते हैं, इनके अलावा कोई भी शामिल नहीं होते हैं। ये लिखा हुआ आता है यहाँ पर। कन्फ्यूजन ये करने के लिए यहाँ पर निर्वाचित की जगह कहीं तो मनोनीत शब्द दे दिया जाता है, कहीं पर लिखा आ जाता है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य। तो सभी को छोड़कर अपन सभी को ध्यान में नहीं रखना, केवल यही याद रखना है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य। फिर दूसरी लाइन में अपन को याद रखना है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरी लाइन में ये याद रखना है कि दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये तीन लाइनें आप फिक्स रूप से याद रखेंगे तो किस प्रकार भी प्रश्न आ जाए तो इन लाइनों से मिलाकर उस प्रश्न को आप ऑप्शन काट के आराम से सही उत्तर दे सकते हैं। और ये हाल ही में अभी सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था, सेकंड ग्रेड 2019 जो अभी फरवरी में आयोजित हुई थी उस समय। अब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को निर्वाचन मंडल में 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको शामिल किया गया था। तो दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को भारत के 70वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसमें मतदान में शामिल किया गया था। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो जनगणना को आधार माना गया है वो वर्तमान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना गया है। इसी के आधार पर राष्ट्रपति का मतदान या सीटें निर्धारित कर रखी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के सदस्यों का जो मत मूल्य निर्धारित किया गया है वो है 702, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में एक सांसद का मत मूल्य 702 है एनसीईआरटी के अनुसार तो, और नहीं फिर तो अगर 702 ऑप्शन में नहीं है तो 708 है, और ये 1971 की जनगणना के आधार पर तय किए गए हैं। तो अगर अब एनसीईआरटी को मान्यता देती है आरपीसी, इसलिए अपन को 702 करना है पहले, और नहीं तो फिर 708 करना है। फिर है राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य कितना होता है, तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान में 129 है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में सर्वाधिक मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है, तो वो है यूपी के विधायक का। यूपी के एक विधायक का राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य 208 निर्धारित किया गया है। फिर सबसे कम मत मूल्य की बात करें तो सिक्किम राज्य का है, उसमें एक विधायक का मत मूल्य 7 दे रखा है। राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान से कुल 235 सदस्य भाग लेते हैं, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान से कुल 235 सदस्य भाग लेते हैं। 235 कैसे हो गए, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य राजस्थान के, तो लोकसभा के सदस्य है 25, फिर राज्यसभा के सदस्य वो हो गए 10, फिर है राजस्थान की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य तो ये हो गए अपने 200, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 235 सदस्य। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान से कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो कुल की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य शामिल होंगे और विधानसभा के भी सदस्य शामिल होंगे, सबको मिलाकर कुल हो जाएंगे 235 सदस्य। अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव में राजस्थान के कुल कितने सांसद भाग लेते हैं,
तो सांसद के समय अपन कुल बताएंगे तो 35 आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य भी सांसद होता है और राज्यसभा का सदस्य भी सांसद होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 35 सांसद भाग लेते हैं। और अगर खाली विधायक का पूछे तो 200 विधायक है ही है, और कुल संख्या पूछे तो हो जाएगी 235 सदस्य। अनुच्छेद 56, इसमें राष्ट्रपति की पदावधि दे रखी है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है वो दे रखा है। तो इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है। यानी उसका कार्यकाल 5 वर्ष पूरा हो जाता है, फिर भी वो अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने हैं, उन्होंने अपनी शपथ 25 जुलाई 2017 को ली थी। इससे पहले ये 25 जुलाई शपथ ग्रहण करने की तिथि जब नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने थे, उस दिन से लगातार इसी दिन 25 जुलाई के दिन राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करते हैं। फिर राष्ट्रपति समय से पूर्व कभी भी अपना पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देता है और उपराष्ट्रपति उस सूचना को तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। फिर राष्ट्रपति को अगर समय से पूर्व हटाना है तो संसद महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा भी समय से पूर्व राष्ट्रपति को हटा सकती है। अब है अनुच्छेद 57, इसमें दे रखा है राष्ट्रपति पद की पुनः निर्वाचन हेतु शर्तें। यानी संविधान में यह दे रखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः निर्वाचित वापस हो सकता है। इसमें कोई बाध्यता नहीं दे रखी है कि एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा या 3 बार बनेगा, कितनी बार भी वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसी प्रकार अमेरिका के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित मतलब 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद में वो कभी भी वापस राष्ट्रपति पद पर नहीं आ सकता। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पात्रता दे रखी है, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता है। तो सबसे पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। फिर तीसरी शर्त है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता रखता हो या निर्वाचित होने के योग्य हो। और चौथी शर्त है कि राष्ट्रपति के पद पर जो उम्मीदवार नामांकन भरता है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब लाभ के पद की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत दी गई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या किसी केंद्र या राज्य में मंत्री है, उनको लाभ के पद पर नहीं मानेंगे या लाभ का पद वो नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 102 में लाभ के पद की परिभाषा भी दे रखी है। फिर इन शर्तों के अलावा, इन शर्तों को पूर्ण करने के अलावा भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ये आवश्यक है कि उस उम्मीदवार के नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक सदस्य होना आवश्यक है। और इनकी जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये जो RBI में जमा होती है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर जो व्यक्ति खड़ा होता है उसके लिए 50 प्रस्तावक सदस्य और 50 अनुमोदक सदस्य होना आवश्यक है, तथा उसको 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करानी होती है। और ये व्यवस्था जो 50 प्रस्तावक है, 50 अनुमोदक है और 15,000 रुपये जो जमानत राशि है, ये व्यवस्था 1997 से शुरू की गई है। इससे पहले यहाँ पर व्यवस्था थी कि
50 प्रस्तावक की जगह 10-10 प्रस्तावक थे। पहले, इससे पहले 10 प्रस्तावक व 10 अनुमोदक थे तथा जमानत राशि के रूप में 2500 रुपये थे। यानी कहने का मतलब है 1997 से पूर्व राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होते थे और जमानत राशि 2500 रुपये थी। लेकिन वर्तमान में 1997 में बढ़ाकर 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक कर दिए गए हैं। अब किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अगर राष्ट्रपति पद हेतु कुल डाले गए वैध मतों में से अगर उसको 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी जमानत राशि है जो आरबीआई में जमा है वो जब्त हो जाती है। अनुच्छेद 59 के अंदर राष्ट्रपति पद की शर्तें दे रखी है। उसके अंदर ये दे रखा है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह सदस्य है तो राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होते ही उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो निर्वाचित से पहले अगर वो संसद का सदस्य है या निर्वाचन मंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति निर्वाचित होते ही उसकी जो पुरानी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी उसी दिन से। फिर राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। यानी उनके जो वेतन भत्ते निर्धारित कर रखे हैं उनको कम नहीं किया जा सकता। फिर है अनुच्छेद 60 के अंदर शपथ दे रखी है। तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण एवं जन कल्याण की शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण करवाते हैं। अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाअभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो उसका एक कारण होता है यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। अब अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी होती है तो सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके 14 दिन पूर्व में राष्ट्रपति को सूचना देकर प्रस्ताव ला सकते हैं। कहने का मतलब है अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव शुरू करना है तो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व में सूचना देंगे। अब महाअभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा करे या पहले राज्यसभा करे, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। अब अगर एक सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है और वह सदन अपने 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर दे तो फिर वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन इस प्रस्ताव की पहले जांच करेगा। जांच करने के बाद में अगर वो राष्ट्रपति को दोषी पाता है तो फिर वो अपने 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। यानी उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। अब अगर ये प्रस्ताव पहले लोकसभा में लाया जाता है तो फिर दूसरा सदन इसकी जांच करेगा। यानी लोकसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा उस प्रस्ताव की जांच करेगा। और अगर ये प्रस्ताव राज्यसभा में पहले लाया जाता है तो फिर बाद में लोकसभा इसकी जांच करेगा। अब इस प्रक्रिया में महाअभियोग प्रक्रिया में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं? अब इस प्रक्रिया में केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। सभी का अर्थ है कि संसद के जो निर्वाचित सदस्य है और मनोनीत सदस्य है वो भी महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन इन सदस्यों ने, जो मनोनीत सदस्य है संसद के, इन्होंने
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं थे, लेकिन वो महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया में केवल संसद के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इनके अलावा कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता। यानी राज्य की जो विधानमंडल है, विधान परिषद और विधानसभा, उनके सदस्य भी भाग नहीं लेते। राज्यों की जो विधानसभाओं के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लिया था, लेकिन वो महाअभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की महाअभियोग प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, सभी में निर्वाचित और मनोनीत सभी आ जाए। यदि प्रश्न आ जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कुल कितने सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो 776 सदस्य थे, क्योंकि उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही थे। अब यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों हो जाते हैं, तो फिर 545 तो लोकसभा के हो जाएंगे और 245 हो जाएंगे अपने राज्यसभा के। यानी 545 तो लोकसभा के और राज्यसभा के हो जाएंगे 245, तो कुल मिलाकर 790 सदस्य राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फिर अब तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये जो एक महाअभियोग की प्रक्रिया है, वो एक संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का अर्थ है कि यह एक प्रकार की, जो जैसे न्यायपालिका पूर्ण रूप से एक न्यायिक फैसला सुनाती है, उसी प्रकार ये संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक होने का कारण है कि एक सदन में अगर प्रस्ताव लाया जाता है और 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो दूसरा सदन इस प्रस्ताव की जांच करता है। जांच करने के बाद में अगर वो भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो फिर वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा और राष्ट्रपति को उस पद से हटना पड़ेगा। अब अगर दूसरा सदन राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव की जांच करता है, तो उस समय राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर अपना मत रख सकता है, अपना पक्ष रख सकता है, और यदि राष्ट्रपति स्वयं आना नहीं चाहे तो वह अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर भी अपना पक्ष रख सकता है। और ये जो प्रश्न है कि ये संसद की अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, महाअभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ जो चलती है, वो संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये प्रश्न पूछा गया था RS अभी 2018 के एग्जाम के अंदर। अब इसके बाद में अगला वाला पार्ट फिर इसी तरीके से ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए, इसके आगे और क्या क्या तथ्य है, वो तथ्य एक ट्रिक्स के माध्यम से पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।